Dear participants, pleasure to welcome Professor Dubey, Head Department of Psychology, DDU University, Gorakhpur. And I feel immense pleasure to introduce her. यह भी आज का एक थॉट है, आज के दिन का विचार है कि दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का एक एल्यूमिनाई दूसरे एल्यूमिनाई को इंट्रोड्यूस करा रहा है। हमारा यह सौभाग्य है और हम इसके लिए प्रोफेसर दुबे आपके आभारी हैं। प्रोफेसर दुबे का एकेडमिक मार्ग भी काफी लंबा रहा है और अभी तक भी वो काफी एंगेज रही हैं। अगर संक्षिप्त में इनका परिचय दिया जाए तो गोल्डन माइंड, गोल्डन बिहेवियर, गोल्डन करियर और गोल्ड मेडलिस्ट, यह एक बहुत संक्षिप्त परिचय है प्रोफेसर अनुभूति दुबे का। विगत 22 या 23 वर्षों से गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्य करते हुए एक असिस्टेंट प्रोफेसर से अपनी यात्रा शुरू करते हुए आज वे प्रोफेसर हेड हैं, डिपार्टमेंट को सफलतापूर्वक चेयर कर रही हैं और उनके अंडर प्लानिंग में मनोविज्ञान विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय निरंतर उन्नति कर रहा है और प्रशस्त हो रहा है। उन्होंने 100 से पेपर अधिक ही लिखे हैं और वह सब राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। 8 उनकी किताबें आ गई हैं, प्रकाशनाधीन भी हैं और वे लगातार मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करती रही हैं। इसके साथ उन्होंने 10 या 12 विद्यार्थियों को शोध भी करा रखा है, पीएचडी करा रखी है। उनकी जीएफएटीएम एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट थी, उसमें वे सपोर्टिव सुपरवाइजर और मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने सफलतापूर्वक कार्य किया। Professor Dubey, it is our pleasure to be with you, and I, on the behalf of my department, thank you very much and request you to share your views with our participants. Thank you very much, Professor Dubey. Thank you so much, respected Professor Aradhana Shukla ma'am, and thank you so much for such a nice and I must say a golden introduction of myself from you. I just want to share my PPT, so please. Yes, ma'am, you can just present your screen. Yes, I'm presenting my screen. The screen is visible, ma'am. Is it visible? Yes, ma'am, visible. I'm just a minute. I'm just unable to open my PPTs due to certain reasons. My PPTs are visible to you or not? Yes, ma'am, it is visible to us. Your visible, ma'am. My PPT is visible. Okay. Yes. Today I'm going to discuss with you about psychometrics. I'll try to discuss things in bilingual ways, both in Hindi and English. So, अगर आपको जहाँ पे लगता है कि कोई चीज नहीं समझ में आए, please raise your hands. So, मैं शायद तब आपको now is it visible? Yeah. Yes, ma'am, it is visible. तो साइकोमेट्रिक्स जब हम कहते हैं तो दिमाग में क्या चीजें आती हैं, वहां से शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग सब लोग पीएचडी और डॉक्टोरल फेलोज या बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स या उससे ऊपर भी होंगे, तो बहुत बेसिक की अगर बात न करें, जस्ट एक ओवरव्यू की तरह से चलते हैं कि
एक्चुअली एज अ प्रेजेंटर यू हैव टू बिगिन विद समवेयर। सो सबसे आसान तरीका है कि हम जिस कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है क्या, वो उसके बारे में बात करते हैं, फिर वहीं से आगे बढ़ते हैं। जब व्हेन वी टॉक इन मतलब साइकोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो हम लोग बहुत सारा जो भी मेजरमेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं पे सब्जेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटेलिजेंस का टेस्ट करते हैं तो इंडिविजुअल से कुछ या पर्सनालिटी है तो सब कुछ सब्जेक्टिव है। और लेकिन हमारे सामने एक प्रश्न ये उठता है कि उन सब्जेक्टिव जो मापन है, आत्मनिष्ठ जो मापन है, उसको हमें एक वैज्ञानिक आधार देना है। तो उसको क्वांटिफाई करने के लिए, उसको मात्राओं में परिवर्तित करने के लिए या वैज्ञानिक आधार देने के लिए दो सैद्धांतिक आधार मापन में बनते हैं। एक है मनोभौतिकी और दूसरा है मनोमितिकी, मतलब साइकोफिजिक्स एंड साइकोमेट्रिक्स। साइकोफिजिक्स इज बेसिकली द backbone or the basis or the foundation on which psychometrics had developed and is being developing throughout. So अगर आपको साइकोमेट्रिक्स को समझना है, मनोमितिकी को समझना है, मनोमितिकी में क्या होता है इसको जानना है, तो हमें थोड़ा सा उसके जो सैद्धांतिक आधार है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूरी हो जाती है। और वो सैद्धांतिक आधार बनता है मनोभौतिकी या साइकोफिजिक्स से। अगर आप अपनी अंडर ग्रेजुएट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की क्लासेस याद करें जहां पर साइकोफिजिक्स आपको पढ़ाई गई होगी, तो साइकोफिजिक्स में आपने वेबर्स लॉ, सबसे पहले आपने फेकनर को सुना होगा। फेकनर की प्रचलित 1860 में लिखी हुई उनकी पुस्तक एलिमेंट साइकोफिजिक्स, वहां से आप तमाम सारे साइकोफिजिक्स के लॉज पढ़ते हैं। फेकनर ने कहा कि किसी उद्दीपक के बारे में जो हम आत्मनिष्ठ निर्णय लेते हैं वो केवल उस घटना का एक साधारण प्रतिबिंब, उस घटना का एक सिंपल रिफ्लेक्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको साइकोफिजिक्स की स्टार्टिंग की क्लासेस याद हो तो 1 ग्राम और 5 ग्राम के भार में 4 ग्राम का अंतर है, हम ये आसानी से बता सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये 4 ग्राम से 4 ग्राम में 40 मिलीग्राम और जोड़ दिया जाए तो इस अंतर को पहचानना हमारे लिए कठिन हो जाता है। इसलिए भौतिक उद्दीपक और उसके प्रत्यक्षीकरण में एक मैथमेटिकल रिलेशन को जानने के लिए फेकनर ने सेंसेशन के अनुभव के लिए स्केलिंग मेथड्स यूज किए थे, जिसको आप याद करें तो आपने JND या जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को पढ़ा होगा। उन्होंने ये इस बात को इंगित किया कि विभिन्न स्तरों के उद्दीपकों में सहज ध्यान देने लायक अंतर की एक सुस्पष्ट मात्रा को चिन्हित किया जा सकता है। और बहुत सारे अंतरों को हम इस आधार पर मतलब किसी उद्दीपक का जो फिजिकल उसका जो उद्दीपक है और उसका जो सेंसेशन है वो दोनों में अंतर है। इस बात को इसके इन्होंने एम्पिरिकल एविडेंसेस प्रस्तुत किए और वहीं से कहीं ना कहीं साइकोफिजिक्स के लिए एक आधार बनता है। बेसिकली जब हम साइकोफिजिक्स की बात करते हैं तो व्हाट इज साइकोफिजिक्स? वी कैन से दैट इट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी which is concerned with the quantification and measurement of mental attributes। क्योंकि पूरी साइकोलॉजी में हम क्या बात करते हैं? मानसिक गुणों, व्यवहार, निष्पादन और इसी तरीके की के अभिवृत्तियों आदि का मापन करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम कुछ डिजाइन सप्लाई करते हैं, एनालिसिस होती है और इम्प्रूवमेंट ऑफ द टेस्ट, और उसके द्वारा हम टेस्ट या क्वेश्चनियर्स या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के इम्प्रूवमेंट्स करने की कोशिश करते हैं। और ऑल दीज आर कॉल्ड द साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी या साइकोमेट्रिक। साइकोलॉजी में ये एक बहुत बड़ा फील्ड है और बहुत मैथमेटिकल जिसका आधार है वो एक ऐसा फील्ड है। साइकोमेट्री इज कंसर्न्ड विद थियरीज एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, जिसकी चर्चा मैंने की कि अगर हमें साइकोमेट्री की बात करनी है तो हमें साइकोफिजिक्स के उसके जो बेसिक नियम है उनको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना चाहिए। Psychometry focuses on construction, validation of tools and objective measurements of different human abilities and personality traits। अब जो आगे हम साइकोमेट्रिक्स में चर्चा करेंगे वो टूल कंस्ट्रक्शन, उसके वैलिडेशन, इन्हीं सब की ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट की चर्चा करेंगे।
जैसे अगर आप फिर मैं आपकी BA1 की क्लास की ओर आपको फिर से एक बार ले जाऊंगी कि अगर हमको क्वांटिफिकेशन करना है तो क्वांटिफिकेशन का मेंटल एट्रीब्यूट्स या बिहेवियर या परफॉर्मेंस का क्वांटिफिकेशन करना है तो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है, वो है स्केलिंग मेथड। आपने नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल्स, ये सारे के सारे ये सब BA की क्लासेस के में आपने अपने एलिमेंट्री क्लासेस में साइकोलॉजी की पढ़ा होगा। ये सारे नाम मैं सिर्फ इसलिए ले रही हूँ कि आपको एक बार ये सारा वो सारा सिनेरियो दोहरा जाना चाहिए। नाउ द इमर्जेंस ऑफ साइकोमेट्रिक्स, साइकोमेट्रिक्स जो है वो मनोविज्ञान में कैसे आया, उसकी इमर्जेंस को अगर हम देखने की कोशिश करें तो साइकोमेट्रिक्स या जो भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का ब्रॉड जो अम्ब्रेला है उसमें दो तरीके के पर्सपेक्टिव्स जो है वो काम करते हैं। द फर्स्ट स्ट्रीम वाज इमर्ज्ड फ्रॉम द वर्क्स ऑफ डार्विन, गाल्टन एंड कैटल which focuses on measurement of individual differences. Again, ये सब हमें history of psychology से आता है. Then the second stream was emerged from the works of Herbert Weber, Fechner and Wundt, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रही थी, जो कि psychophysical measurements of same construct की बात करते हैं. So हमारे पास ये दो तरीके के आधार बनते हैं जिनके आधार पर साइकोमेट्रिक्स जो है वो डेवलप हुई। अभी जब हम कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव में साइकोमेट्रिक्स की बात करते हैं या मनोमितिकी की बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके के थ्योरेटिकल नोशंस या थ्योरेटिकल बैकग्राउंड्स दिखाई देते हैं। देखिए, अगर हमको किसी चीज के साइकोमेट्रिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, लेकिन उसका एक सैद्धांतिक आधार भी हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए अगर हमको मेजरमेंट ऑफ मतलब साइकोमेट्रिक्स में जो मेजरमेंट थियरीज हैं उनको हम दो ब्रॉड कैटेगराइजेशंस में बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द क्लासिकल टेस्ट थियरी, दैट इज CTT। क्लासिकल टेस्ट थियरी जो है वो दिस थियरी टेल्स अबाउट द ऑब्जर्व्ड स्कोर आर द एडिशन टू द ट्रू स्कोर एंड एरर स्कोर्स। सो बेसिकली जो क्लासिकल थियरी की जब हम बात करते हैं तो फिर अगेन मैं आपको आपकी BA की क्लासेस की तरफ ले जाऊंगी कि जहां पर आपने सबसे पहले जब हम लोग BA में प्रैक्टिकल क्लासेस में जाते हैं तो वहां पर कोई टेस्टिंग करते हैं तो वहां पर हमारा टीचर हमको बताता है कि देखो दो चीजें याद रखना, एक को कहते हैं रिलायबिलिटी और दूसरे को कहते हैं वैलिडिटी, यानी विश्वसनीयता और वैधता। The classical test theories जो है वो basically they focus on these true score model, and this true score model is and it improves the reliability and validity of the test. The formula is x is equal to t plus e, when x is the observed score, t is the true score, and e is the error random error. So हम एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोट किया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 70% in an examination, this is the true score of the student, and in reality the score will be around 65 to in between 65 to 75%, and 5% discrepancy will be the error score from the true score. सो जो अगर हम साइकोमेट्रिक्स के थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की बात करें, मतलब जो मेजरमेंट की थियरीज हैं, उस थ्योरेटिकल बैकग्राउंड एक तो मैंने बात की साइकोफिजिक्स से आता है, दूसरा इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आता है, और तीसरा उसके बाद से अगर हम मेजरमेंट थियरीज के क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरीके की थियरीज हैं। एक है क्लासिकल टेस्ट थियरी जिसमें कि द फोकस इज ऑन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, बिकॉज रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के भी अभी आगे हम लोग उसकी टेक्निक्स की चर्चा करेंगे। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जितना ज्यादा इंप्रूव कराएंगे उतना ही हमारे टेस्ट जो है वो बेहतर से बेहतर एक टेस्टिंग इक्विपमेंट के रूप में इमर्ज करेगा। दूसरा जो थ्योरेटिकल मेजरमेंट थियरीज हैं वो हैं जो अभी मतलब कंटेम्परेरी साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में साइकोमेट्रिक्स में जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड द आइटम रिस्पॉन्स थियरी या IRT। वैसे तो IRT पर एक पूरा अलग से लेक्चर प्लान किया जा सकता है और ये बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से इस पे चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे इस पूरे सेशन की एक अपनी लिमिटेशन है तो मैं IRT पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगी, फिर भी थोड़ा सा कुछ कोशिश करते हैं। IRT is developed by Frederick Lord and other psychometricians during 1950s and 60s के दशक में,
जो क्लासिकल टेस्ट थियरीज थी उनकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए बेसिकली आइटम रिस्पॉन्स थियरीज का डेवलपमेंट हुआ। ये जो आइटम रिस्पॉन्स थियरीज हैं इनको आप बहुत सारे लिटरेचर में इनको लेटेंट ट्रेड थियरी, लेटेंट रिस्पॉन्स थियरी, स्ट्रॉन्ग ट्रू स्कोर थियरी या मॉडर्न मेंटल टेस्ट थियरी के रूप में भी अलग अलग जगहों पे इस तरीके के इसके नॉमेनक्लेचर भी दिखाई देते हैं। बट बेसिकली वो जो भी नाम है वो बेसिकली आइटम रिस्पॉन्स थियरी के ही डिफरेंट नाम दिए गए हैं। बेसिकली जो आइटम रिस्पॉन्स थियरी है उसका जो पैराडाइम है, इसका पैराडाइम डिजाइन, एनालिसिस और स्कोरिंग ऑफ टेस्ट, क्वेश्चनियर्स एंड सिमिलर इसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को मेजर करने के लिए है। बेसिकली इसके दो तरीके के दो एजम्पशंस हैं इस थियरी के। पहला एजम्पशन है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द लेटेंट ट्रेट, मतलब लेटेंट ट्रेट मतलब वो ट्रेट जो अनऑब्जर्व ट्रेट है, एंड इट्स मैनिफेस्टेशन मतलब आउटकम और रिस्पॉन्स ऑफ एनी आइटम। तो जब हम किसी जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी डू इंटेलिजेंस टेस्ट, हम इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं तो इंटेलिजेंस टेस्ट में बेसिकली हम डिफरेंट तरीके की मेंटल एबिलिटीज का मेजरमेंट करते हैं। अब ये मेंटल एबिलिटीज मान लीजिए न्यूमेरिकल एबिलिटी है, अटेंशन स्पैन है, अर्थमेटिकल एबिलिटी है, तो डिफरेंट तरीके की हम एबिलिटीज का मेजरमेंट करते हैं। सो जो लेटेंट और उन सब के आधार पर हम बताते हैं कि हाँ कि ये इंटेलिजेंस आईक्यू स्कोर इतना है। तो बेसिकली आईक्यू या इंटेलिजेंस हैज बिकम अ लेटेंट ट्रेट बिकॉज वो अनऑब्जर्व्ड है और उसके डिफरेंट जो मैनिफेस्टेशंस हैं, आइटम्स हैं, उन आइटम्स के आधार पर हम उसको मेजर कर रहे हैं। तो आइटम रिस्पॉन्स थियरी का पहला एजम्पशन है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन दिस लेटेंट ट्रेट एंड इट्स मैनिफेस्टेशंस। The other assumption is that the link between the characteristics of an item on a questionnaire and the individual response, and by this process latent traits being measured. So ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये जो रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इन बिटवीन लेटेंट ट्रेट्स एंड इट्स मैनिफेस्टेशंस, उसमें जो आइटम्स, जैसे क्वेश्चनियर हम पूछेंगे, क्वेश्चनियर में आइटम्स हैं, तो उन आइटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स है, और इस प्रोसेस के द्वारा हम किसको मेजर करते हैं? लेटेंट ट्रेट को मेजर करते हैं। तो ये जो आइटम रिस्पॉन्स थियरी है, इसमें हर आइटम अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण आइटम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस each and every single item is manifestation of the latent trait. So item response theory जो है वो basically focuses on item as opposed to the classical test theory, which as opposed to the test level focus of classical test theory. So classical test theory entire test पर focus करती है, जबकि item response theory जो है वो इस assumption के साथ फोकस करती है कि लेटेंट ट्रेट और उसके मैनिफेस्टेशन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। अब अगर हम लोग मैं आइटम रिस्पॉन्स थियरी पे एक दो बातें कह करके शायद चूंकि एक अलग पूरा इस पे सेशन किया जा सकता है कि हम आइटम रिस्पॉन्स थियरी के बारे में ही बात करें, लेकिन अभी हमारे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो बातें इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आइटम रिस्पॉन्स थियरी मॉडल्स द रिस्पॉन्स ऑफ ईच एग्जामिनी ऑफ अ गिवन एबिलिटी टू ईच आइटम in the test. The term item is generic, covering all kinds of informative items. They might be multiple choice questions that have incorrect and correct responses, but are also commonly statements on questionnaires that allow the respondents to indicate level of agreement, like a rating scale or a Likert scale, or even in the patient symptom records, that certain symptom checklist that there are if the certain symptoms are present or absent, or diagnostic information in any complex system. So all these are the these may be the choices of responses
for item response theory. IRT or item response theory is based on the idea that the probability of a correct heed response to an item is a mathematical function of person and its and item parameters. Here the item parameters means the parameters on which the choices the person have to made the choices. So item response theories means that in psychometrics the later advanced developments advanced developments of statistical tools like SEM, these are based on the item response theory assumptions. तो अभी हम लोग बात करेंगे मेजर कॉन्सेप्ट्स इन साइकोमेट्रिक्स. साइकोमेट्रिक्स में अगर हम मेजर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो द मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोमेट्रिक्स आर द आइटम एनालिसिस. हम एक कोई भी टूल बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइटम राइटिंग करते हैं. आइटम राइटिंग करने के बाद से फिर हम उन आइटम्स की एनालिसिस करते हैं कि वो वेदर दीज आइटम्स आर अप्रोप्रिएट फॉर दैट फॉर टू मेजर द पर्टिकुलर एबिलिटी एट्रीब्यूट or attitude or whatever the mental whatever the things we are trying to measure. So सबसे पहला काम होता है हम आइटम राइटिंग करते हैं. अगेन अब आइटम राइटिंग एक ऐसा हिस्सा है जिसको कि यहाँ पर चूंकि हम साइकोमेट्रिक्स पर फोकस कर रहे हैं तो हम आइटम राइटिंग कैसे की जाती है उसके भी अपनी टेक्निक्स हैं, अपनी उसके तरीके हैं, उसके फंडामेंटल्स हैं, उसके रूल्स हैं. तो उसको वो आपके लिए एक होमवर्क जैसा है कि आप उसको किसी भी साइकोमेट्रिक्स की अच्छी किताब से लेकर के पढ़ें. सो अब ठीक है, आपने आइटम राइटिंग कर लिया, आपके पास आइटम्स का एक पूल आ गया. फिर अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से आइटम्स को आपको अपने टेस्ट में रखना है और कौन से आइटम्स को डिस्कार्ड कर देना है. सो द फर्स्ट मेजर कॉन्सेप्ट इन साइकोमेट्रिक्स इज आइटम एनालिसिस. आइटम एनालिसिस में भी तीन चार चीजें चलती हैं, विच इंक्लूड्स आइटम डिफिकल्टी, means the difficulty level of the item, whether again how we decide the item difficulty, it depends on the optimal item difficulty. बहुत हम सिंपल शब्दों में बात करें तो आपने बहुत सारे टेस्ट में देखा होगा कि इसकी डिफिकल्टी लो है या इसकी मीडियम है या इसकी हाई है. आप नॉर्मल भी कोई एग्जाम दे रहे होते हैं तो कई तरह के आइटम्स, उसमें कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कम डिफिकल्टी वाले होते हैं. लो डिफिकल्टी का मतलब कि most of the applicants who are giving the exams are able to give responses to that particular item. तो ऐसे आइटम्स को हम लो डिफिकल्टी आइटम कहते हैं. अगर मीडियम डिफिकल्टी आइटम्स मीन्स जहां पर कि कम से कम 50-50 है कि 50% लोग उसका उत्तर जो है वो करेक्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं और 50% लोग उसका रिस्पॉन्स जो है वो करेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो मीडियम डिफिकल्टी हुआ. और हाई डिफिकल्टी मींस कि जहां पर कि केवल एक 25% अपर लिमिट लोग उसका रिस्पॉन्ड करते हैं. सो आइटम डिफिकल्टी एक एस्पेक्ट है आइटम एनालिसिस का. डिस्ट्रैक्टर्स, जैसे आपने अगर कोई टूल्स देखे हो तो उसमें कुछ आइटम्स जैसे कई चीजें होती हैं, जैसे सेट के इफेक्ट को, कैरी ओवर इफेक्ट को या प्रैक्टिस के इफेक्ट को हम डिस्क्रिमिनेट करने, उसको हटाने के लिए हम कुछ डिस्ट्रैक्टर्स डालते हैं. डिस्ट्रैक्टर मतलब जो कि उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से सीधे उनका कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन वो आइटम्स वहां पर होते हैं. तो हमें ये भी देखना होता है जब हम आइटम एनालिसिस कर रहे होते हैं कि उस जो हमने पूल ऑफ आइटम बनाए उसमें कितने ऐसे हैं जो डिस्ट्रैक्टर्स की तरह पे से वर्क कर रहे हैं. देन द अनदर thing in item analysis is called item discrimination. item discrimination की भी फिर प्रोसेस होती है जिसकी चर्चा आगे शायद हम लोग करेंगे. वो भी कई लेवल पर घटित होता है. then the other major concept in psychometrics is as I told earlier, reliability, and another one is the validity. So we will discuss reliability and validity later on. And then the fourth major concept in psychometrics is called factor analysis. And then the dimensionality. Now we move on to the item analysis. As I told you earlier that item analysis is very essential part to increase the effectiveness of any test.
आपको किसी भी टेस्ट की, आपने जो आइटम पूल बनाए हैं उसमें उस टेस्ट की इफेक्टिवनेस को, वो कितना प्रभावी टेस्ट बनेगा, इस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए, इस बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम आइटम एनालिसिस को ठीक से करें। इन द प्रोसेस ऑफ आइटम एनालिसिस अब हमें करना क्या होता है कि हर आइटम जो उस टेस्ट में, उस पूरे पूल में कौन सा आइटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसको एनालाइज और एसेस करने के लिए हम आइटम एनालिसिस करते हैं। एंड इट इज देयर इज अ एंटायर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस जिसके द्वारा हम आइटम एनालिसिस की जाती है, उसकी चर्चा भी अभी आगे करेंगे। अभी हम केवल उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक असम्पशंस पर बात कर रहे हैं। Item analysis is basically used to know the effectiveness of each item and whether it measures what is intended to measure. अब आप एक important चीज यहीं पर देखिए कि अगर आपने item analysis ठीक से किया तो आपके टेस्ट की वैलिडिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो टेस्ट जिस गोल से या जिस वजह से बनाया जा रहा है वो उसको उसी तरीके से मेजर कर रहा है अथवा नहीं, यही उसकी वैधता होती है। सो आइटम एनालिसिस, थ्रू द प्रॉपर आइटम एनालिसिस वी कैन इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट एज वेल। सो अब आइटम एनालिसिस कैसे करते हैं? दिस इज डन बाय स्टडीइंग द टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। हर आइटम पर डिफरेंट रिस्पोंडेंट्स ने किस तरीके से रिस्पॉन्स दिया है और वो रिस्पॉन्स आपके आइटम टोटल के साथ किस तरीके से रिलेट करता है, इससे ही फिर हम आइटम को एनालाइज करते हैं। सो नाउ वी मूव ऑन टू द डिस्ट्रैक्टर। Distractors and effectiveness of tool depends on any multiple choice questions is largely depend on its distractors. So जब हम डिस्ट्रैक्टर्स की बात करते हैं तो स्पेशली जैसे एटीट्यूड वगैरह के टेस्ट में बीच में जो हम फिलर आइटम्स रखते हैं वो भी डिस्ट्रैक्टर का काम करते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, जैसे आईक्यू के कंटेक्स्ट में स्पेशली अगर हम बात करें, तो वहां पर हम चूंकि रेटिंग स्केल नहीं यूज कर रहे, तो डिस्ट्रैक्टर्स वो होने चाहिए जो कि आपको किसी के का आईक्यू टेस्ट करना है, तो डिस्ट्रैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिसमें कि हर मल्टीपल चॉइस में हर चॉइस पर रिस्पोंडेंट को ये लगे कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, मतलब तब वो उसमें से एक बेहतर पूल इफेक्टिव रिस्पॉन्स निकल करके आएगा। Multiple choice questions becomes a true false items when fall of the options are implausible. So these are important things to understand the distractors and then we move on to the item difficulty. Item difficulty is defined as the percentage of total group that got the item correct. मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे आइटम की डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो एक तरीका ये है कि एक जो लेमैन तरीका होता है कि हम ये कहते हैं कि ये आइटम बहुत इजी है, सभी लोग इसका उत्तर जानते हैं, लेकिन टेक्निकली हम इसको कैसे करेंगे? टेक्निकली हमको इसको करने के लिए, अगर मान लीजिए आपने एक पहला टेस्ट बनाया और उसको कुछ लोगों के ऊपर, जिसको हम पायलट टेस्टिंग कहते हैं, टेस्ट लोगों को दिया और उसमें से अगर उन आइटम्स पर जिस पर कि ज्यादातर लोग करेक्ट रिस्पांस दे रहे हैं या एक ही तरीके का रिस्पांस दे रहे हैं, जैसे इवन अगर हम स्केलिंग मेथड में भी जाते हैं, लिकर्ट मेथड में भी जाते हैं, और अगर आपने कोई एक आइटम दिया जिस आइटम पर सभी लोग सहमत का उत्तर दे रहे हैं, तो वो आइटम जो है वो ज्यादा दो अलग अलग तरह के समूहों में डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर रहा है और उसका डिफिकल्टी लेवल भी बहुत लेस है। Sometimes it includes the unreliability of the test. अगर कोई आइटम की डिफिकल्टी मतलब सभी लोग उसका उत्तर दे रहे हैं, तो ये टेस्ट की अनरिलायबिलिटी को भी बता सकता है, बिकॉज इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रिस्पोंडेंट्स हु नो द मटेरियल एंड हु डोंट नो द मटेरियल। मतलब हम ऐसे रिस्पोंडेंट्स के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। If any item is responded by all the participants, then it will not include in the reliability.
सो अगर आप आइटम एनालिसिस कर रहे हैं और अगर आप देखते हैं कि किसी आइटम की आइटम डिफिकल्टी बहुत पुअर है, तो वो उसको टेस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज इट विल नॉट discriminate between among people. So then it will not include in reliability when all participants answer incorrectly on any single item. इसका दूसरा हिस्सा भी क्या है कि अगर किसी एक आइटम पर उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में जिस पर कि आप कंडक्ट कर रहे हैं, वहां पर अगर सभी लोग उसको इनकरेक्टली आंसर कर रहे हैं, तो मीन द आइटम इज टू डिफिकल्ट टू बी included in the test. So any researcher defines the level of optimal item difficulty uh, as when two alternatives true and false is equal to 0.75. मतलब अगर आइटम डिफिकल्टी जो है वो अगर मतलब 75% लोग जो है वो उसको ऑल्टरनेटिव्स ट्रू एंड फॉल्स अल्टरनेटिव्स पे बात करते, अगर ट्रू एंड फॉल्स है तो 75% का हमारे डिफिकल्टी लेवल पर हम रखेंगे. When three alternatives multiple choice, जहां तीन alternative multiple choice है वहां पर 0.67 हो जाता है. When four alternative multiple choice then 0.63, and when five alternative multiple choice then 0.60. So item difficulty अगर आपका आइटम इससे नीचे फॉल कर रहा है तो it shouldn't be included in the total item pool, and if it falls above that, more than means 90s के अगर उसमें जा रहा है, even then it is too difficult to be included in the test. So item difficulty. अब next question आता है difficulty के साथ साथ next point जिस पर हमें focus करने की जरूरत है, that is the item discrimination. It refers to the ability of an item to differentiate among participants on the basis of how well they know the material being tested. It can be calculated by ranking the participants according to their total scores, selecting the top 27 and lowest 27 in terms of total score. So item discrimination करने के लिए कि ऐसे कौन से items हैं जो upper और lower के बीच में discriminate करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि पूरे आइटम पूल को जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं उनको हम रैंक कर देते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद से उसमें से ऊपर के 25% और नीचे के 25% के आइटम्स को उनके वो अलग कर देते हैं और उनके आधार पर हम आइटम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. सो इसका देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट. आइटम डिस्क्रिमिनेशन अपर ग्रुप परसेंट करेक्ट माइनस लोअर ग्रुप परसेंट करेक्ट, एंड उसके आधार पर जैसे जो हमें मिलता है बचता है वही हमारे रिमेनिंग आइटम्स होते हैं. The following levels can be used as a guideline. Means negative ID is in unacceptable, check item for error. 0 to 24% usually unacceptable, might be approved. डिपेंड करता है, अगर आप मान लीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स कम है तो आप इनको चाहे तो रख सकते हैं, बट उनको थोड़े अप्रूवल की जरूरत, उनको थोड़े करेक्शंस की जरूरत होती है. 25 in between 25 to 39% are good items that can be retained. 40 to 100% are excellent items that must be retained in the test. Then the item discrimination is done by using point biserial correlation, which measures the correlation between the correct answer viewed as 1 and wrong answer viewed as 0 on any particular item and the total test scores of the participants. Correlation आपको मालूम ही होगा, the higher the correlation the better the discrimination. Again here also there is a criteria. If this criteria, general criteria can be used, 0.30 and above अगर correlation आ रहा है तो that item is good. डिपेंड करता है, अब ये 30 से अबव की लिमिट आप कैसे रखेंगे ये एज अ रिसर्चर आपके ऊपर डिपेंड करता है. Sometimes we use the limit of 0.35, sometimes 0.40, it depends on the researcher. But anyways, if any correlation that is above 0.30, that can that items should be retained in the
टेस्ट। इससे नीचे जो कुछ भी है उसको जो है वो जैसे 0.20 से 29 तक अगर आपको लगता है कि आइटम ठीक बनाया था मैंने और उसको ठीक नहीं क्यों नहीं कोरिलेशन आया, तो आप उन आइटम की जो वर्डिंग्स हैं उनको चेक करके और फिर उसके बाद से उनको दे आर सब्जेक्ट टू इम्प्रूवमेंट। बट उससे नीचे वाले हैं तो उनको आप जो है वो बिल्कुल ही अगर आप कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 0.0 से लेके 0.9 के बीच में कोरिलेशन है तो वो तो बहुत पुअर आइटम्स है, उनको तो रिजेक्ट ही कर देना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत और या थॉरो रिवीजन की जरूरत होती है। So before moving on to the next one, the reliability one, अगर आप जैसे आप एक टेस्ट डेवलप कर रहे हैं तो आप कैसे आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे? आप करेंगे कि हर आइटम पर जो आपके रिस्पोंडेंट के रिस्पॉन्सेज हैं उनकी एक वर्कशीट बनाए। जैसे सपोज 20 आइटम्स हैं और 20 आइटम्स पे मान लीजिए 5 पॉइंट स्केलिंग पे आपने, तो हर स्केल पे जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आए हैं 20 लोगों के 20 आइटम्स पे आपका एन अगर 20 है और 20 उसका भी एक नियम है कि आपका आइटम कितने हैं उससे कम से कम 3 to 4 टाइम्स रिस्पॉन्डेंट से आपको रिस्पॉन्सेज लेने चाहिए। तो सपोज 20 आइटम्स अगर आपने 20 आइटम राइटिंग किया तो आपको उसमें जो पायलट टेस्टिंग करेंगे उसमें कम से कम 3 to 4 टाइम्स, आइडियली मतलब 4 टाइम्स रखें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 3 टाइम्स तो होना ही चाहिए। तो 20 आइटम्स के लिए कम से कम 60 से 80 लोगों से आपको रिस्पॉन्स लेने की जरूरत है, और इन सारे लोगों के हर आइटम पर जो रिस्पॉन्स होता है उसका एक कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाएंगे, बाइसीरियल कोरिलेशन निकालना है। तो हर आइटम और फिर उसके ऐसे आइटम टोटल करते हैं, फिर टोटल के साथ और हर आइटम का जो कोरिलेशन है उस कोरिलेशन की चर्चा मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ये जो 0.30 एंड अबव की बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से फिर हम आइटम्स में देखते हैं कि किस आइटम की डिफिकल्टी लेवल क्या है और उसका डिस्क्रिमिनेटरी पावर कितना है। जिस आइटम की डिस्क्रिमिनेटरी पावर जितनी ज्यादा होगी वो आइटम आपको वो आइटम उतना ही रिलायबल आइटम है टू 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 ये देखने के लिए कि जो टेस्ट आप मेजर कर रहे हैं वो टेस्ट उस समूह के ऊपर, उस वहां पर जिस समूह के साथ आप मेजर करेंगे भविष्य में वो उनमें डिस्क्रिमिनेशन कर पाता है अथवा नहीं। सपोज पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों में अंतर कर पाता है या नहीं कर पाता है। एक उदाहरण मैंने आपको अभिवृत्ति के संदर्भ में दिया। अगर आप साइकोमेट्रिक्स में क्लासिकल थियरीज के कंटेक्स्ट में बात करें तो पहली चीज है आइटम राइटिंग, आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस में दो चीजों की चर्चा की हम लोगों ने, आइटम डिफिकल्टी एंड आइटम डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद से एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि साइकोमेट्रिक्स के सभी विद्यार्थियों के लिए, साइकोमेट्रिक्स अगर आपको जानना समझना है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता का मतलब है कि द कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट स्कोर्स अ मेजरिंग टूल is reliable if it provides consistent results. Consistency of measuring tools means कि जब भी हम उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो वो एक कंसिस्टेंट तरीके के रिजल्ट हर बार दे रहा है। मान लीजिए आप इसको बहुत सिंपल फॉर्म में अगर आप बात करें कि हम बहुत सारे लोगों को जैसे ब्लड प्रेशर है, अब मान लीजिए आपने एक मशीन लिया ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए और आपने सुबह में मेजर किया तो वो ब्लड प्रेशर जो है सपोज बता रहा है 180/100 और दोपहर में मेजर करते हैं तो वो बताता है 200 बाई, जबकि आपने दवा भी खाई है या आपने अदरवाइज दौड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो टेस्ट, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो हर बार जब आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो एक अलग रिकॉर्ड उसकी स्कोर बताता है। तो आप उस मशीन को एक रिलायबल मशीन नहीं कहेंगे। या आप जैसे मुझे याद है हम लोग पहले रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो हमारा वजन नापने के लिए एक मशीन लगी होती थी और उसमें से टिकट्स निकलते थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो मशीन जो है वो चूंकि उसमें टिकट एक उसमें एक हिस्सा होता था जिसमें टिकट्स रेंडमली डाल दिए जाते थे
और हर बार वो मशीन जो है वो कुछ अलग ही तरीके का वो बताती थी। तो खेल खेल के लिए मशीन पे चढ़ जाना एक अलग बात है, बट हम लोगों में से बहुत सारे लोग जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं वो जानते हैं कि वो हम कभी भी एक रिलायबल मशीन नहीं थी, क्योंकि वो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, टेस्ट स्कोर्स नहीं देती थी। सो रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी टेस्टिंग, किसी भी तरीके की टेस्टिंग के लिए, चाहे आप वो एक साइकोलॉजिकल मेजरमेंट पे टेस्टिंग कर रहे हो या आप किसी फिजिकल मेजरमेंट पर टेस्टिंग, किसी मशीन के साथ टेस्टिंग कर रहे हो। सो रिलायबिलिटी के दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, दो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंट रिजल्ट्स विद रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द सेम पर्सन विद द सेम इंस्ट्रूमेंट। स्टेबिलिटी का मतलब कि सेम उसी व्यक्ति को उसी इंस्ट्रूमेंट पर बार बार मेजर किया जाता है और वो कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है, एक ही जैसे परिणाम देता है, तो उसको हम उस टेस्ट की रिलायबिलिटी का स्टेबिलिटी पार्ट है, मतलब उसमें स्थायित्व है। दूसरा इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एरर मे गेट introduced by different investigators or different samples of the item being studied. मीन्स कि चाहे अलग अलग इन्वेस्टिगेटर उस टेस्ट को, उस टूल को यूज करें या डिफरेंट सैंपल्स पर भी टूल को यूज किया जाए, तो भी वो जिस तरीके का जो उसका एरर वेरिएंस है वो एक ही जैसा, उसमें इक्विवेलेंस होनी चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए। सो रिलायबिलिटी के these are the two parameters on the basis of that we can establish या ascertain the reliability of a tool. Now, how we can establish stability, that a tool has the stability and equivalence part? So there are 4 methods. One is the called the test retest method. बहुत सारी ये सब अंडर ग्रेजुएट क्लासेस की चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बार इसको रिपीट कर देना चाहिए। सो टेस्ट रिटेस्ट मेथड मींस जब हम एक टूल को एक सैंपल पर एडमिनिस्टर करते हैं और उसके बाद से एक प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड, एक पहले से डिसाइडेड टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद से फिर उसी टूल को उसी सैंपल पर दोबारा एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसको हम टेस्ट रिटेस्ट मेथड कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरली होता है कि ये जो प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड है या जो गैप का पीरियड है ये कितना होना चाहिए। आमतौर पर 1 मंथ मीन्स 4 वीक्स टू 8 वीक्स, मतलब ना बहुत कम होना चाहिए, ना लेस देन 4 वीक्स भी नहीं होना चाहिए और मोर देन 8 वीक्स भी नहीं होना चाहिए। रीजन बीइंग, इसका भी एक रीजन है, उसका रीजन बेसिकली ये है कि अगर आप बहुत कम पीरियड रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने सपोज फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, सपोज आज टुडे इज द 12th ऑफ मार्च, आपने 12 मार्च को किसी टेस्ट को एडमिनिस्टर किया और उसके बाद से आप 20-25 मार्च को उसी टेस्ट को दोबारा एडमिनिस्टर कर देते हैं टू असर्टेन टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, तो दिस इज नॉट अ गुड वे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें प्रैक्टिस इफेक्ट होता है, बहुत सारी चीजें इंडिविजुअल को याद रह सकती हैं, कैरी ओवर इफेक्ट भी हो सकता है, तो इसलिए बहुत कम टाइम होगा अगर टेस्ट से रीटेस्ट के बीच में, तो वो दूसरे तरीके के एरर्स को अकर करेंगे उसमें। और अगर हम बहुत ज्यादा, अब आपका प्रश्न मान लीजिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न भी आ सकता है कि अगर इसको बहुत लंबा पीरियड रखें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, लंबा पीरियड अगर हम रखते हैं तो वहां पर भी, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा सैंपल के साथ भी डिफरेंट तरीके की एक्सपीरियंशियल लेवल पर या एजिंग के स्तर पर भी बहुत सारी चीजें घटित हो सकती हैं। सो इट्स बेटर कि हालांकि बहुत सारी किताबों में ये चीज नहीं मिलती है, लेकिन जनरली जो 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 किया जाता है वो है कि द गैप शुडंट बी लेस देन 4 वीक एंड मोर देन 8 वीक्स। सो आइडियली 4 वीक्स या 6 वीक्स पर टेस्ट रीटेस्ट करना चाहिए। द टाइम इंटरवल शुड बी एनफ फॉर प्राइमिंग, कि उससे किसी तरीके की प्राइमिंग ना हो, जिस चीजों की बात अभी मैं आपसे कर रही थी। देन द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड द स्प्लिट हाफ मेथड। अगर आपके पास मान लीजिए कि रिलायबिलिटी को असरटेन करने के लिए 6-8 हफ्ते का टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास एक दूसरा तरीका हो सकता है जिसको हम कहते हैं स्प्लिट हाफ मेथड, जिसमें हम पूरा जो डेवलप्ड टूल है इसको डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड यूज्ड टू टेस्ट द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ एनी टेस्ट और टूल। हम इस टेस्ट की पूरे टूल को 2 भागों में बांट करके, जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको 2 भागों में बांट करके और उनके बीच में
इंटर आइटम जो वो कोरिलेशन निकालेंगे, तो वो हमें बताता है कि टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी को भी असरटेन करता है। द स्प्लिटिंग ऑफ अ टेस्ट कैन बी डन इन सेवरल वेज। अब स्प्लिट कैसे करें, ये भी इसके भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इट बाय फॉर एग्जांपल बाय डिवाइडिंग द टेस्ट इनटू टू इक्वल हाफ्स, आप बराबर दो भागों में बांट दीजिए। या हमने कहा कि हम जितने ऑड नंबर के आइटम्स है उनको एक पूल बना देंगे और इवन नंबर के आइटम्स है उनको एक पूल बना देंगे। So and correlation between two halves can be checked by the ये जो correlation है उसको जो स्पीयरमैन ब्राउन आपने पढ़ा होगा या क्रॉनबेक अल्फा आप जानते होंगे, तो हम इससे इसको रिलायबिलिटी को असरटेन करते हैं। जनरली जो भी रिलायबिलिटी होती है, चाहे स्पीयरमैन ब्राउन मेथड से करें या क्रॉनबेक अल्फा, उसके भी एक है कि कितने तक होगा, तो हम उसको एक रिलायबल टेस्ट के उसमें रखेंगे। वो सिंपल जो कोरिलेशन के नियम है वो वहां पर वही लागू होते हैं। आपका कोरिलेशन, इसमें एक बात जो चेक करने की होती है वो ये है कि अगर कोई कोरिलेशन बहुत ज्यादा भी आ रहा है, मान लीजिए 0.90 या समथिंग आ रहा है, तो भी वहां पर हमको कॉमन वो कोवेरियंस, कॉमनैलिटी का वेरियंस घटित हो रहा है, तो उसको भी थोड़ा हमें चेक करने की जरूरत है। मतलब हम बहुत खुश ना हो जाएं कि हमारा आइटम तो बहुत रिलायबल है, वो बहुत टू हाई रिलायबिलिटी एंड टू लो रिलायबिलिटी बोथ आर कॉशंस। So ideally, if the reliability measures are in between 0.70 to 0.85, तो वो एक ideal उसमें आता है। So these are the methods: Cruder, Richardson, Cronbach alpha, and the Spearman-Brown. These are used to check the reliability. The other method of to check the reliability आपने वो भी पढ़ा होगा, test retest और split half are generally used। इसके अलावा equivalence का method भी use किया जाता है। चूंकि वो दो इक्वल तरीके के पैरेलल टेस्ट बनाने की पैरेलल टेस्ट मेथड भी यूज किया जाता है, तो दो एक पैरेलल टेस्ट बनाने की जरूरत पड़ती है, जो जनरली आज के समय में बहुत कम किया जाता है। तो इसलिए मैं उसकी चर्चा बहुत नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी जो आपके वर्केबल जो चीजें हैं मैं उन्हीं के ऊपर चर्चा कर रही हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं एक और एस्पेक्ट पर, दैट इज कॉल्ड द वैलिडिटी। साइकोमेट्रिक्स में अगर हम बात करते हैं तो वैलिडिटी के बारे में भी बात करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैधता का जो तात्पर्य है वो ये है कि कोई भी मापक उस चीज का किस हद तक मापन कर रहा है जिस मैम आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। हमसे नहीं समस्या है। हाँ। आप ऑडिबल नहीं है समय। शायद मैम का कनेक्शन लॉस्ट हुआ है, तो पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि वो पेशेंस बना के रखें। जल्दी हम लोग का लेक्चर कंटिन्यू होगा। और पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि वो हर लेक्चर में प्रेजेंट रहें, तभी उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपकी प्रेजेंट सही नहीं रही तो हम लोग आपको सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे।
हेलो। जी मैम, हम आपको सुन पा रहे हैं। Okay, okay. Actually, there was a connection issue. So, okay. So, we are talking. I was talking about the validity. Validity is one of the most important critical criterion to test for the test development. Test development के लिए सबसे important critical criterion अगर कुछ है तो वो है validity. Validity को भी अगर हम मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं, आपको शायद दोबारा हाँ, स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। आई एम जस्ट लुकिंग। Is it visible now? Yes, ma'am, it is visible now. Okay. So I was talking about just a minute. Okay. So I was talking about मैम आपने क्या 2 डिवाइसेस ज्वाइन किया है? हेलो। यस मैम। आवाज इको करे नाउ। इज इट ओके? नो। वो डिवाइस है क्या? इज इट ओके? अभी मैंने सारे वो ऑफ कर दिए हैं। यस मैम, इट इज ओके नाउ। Is it okay? So I was talking about the validity part. वैलिडिटी या वैधता बहुत तरह की हो सकती है। बहुत तरह की होती है। जो सबसे पहले सबसे इजीली जिस तरीके से हम वैलिडिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा टेस्ट वैलिड है या नहीं, इसको देखने के लिए जो सबसे इजी तरीका हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी मतलब जैसे इसको मैं एक ऐसा एग्जांपल लूं, जैसे मान लीजिए हम बहुत बार कहते रहे उनका तो चेहरा देख के हमको समझ में आ गया कि वो कैसे हैं। हमारा जो अपना लेमैन पर्सपेक्टिव होता है कि किसी चीज का यू हैव जस्ट सीन द टेस्ट एंड यू आर एबल टू after seeing the items you are able to understand that okay, these items seems to be reasonably related to the perceived purpose of the test. So this is called the face validity, कि आपने टेस्ट को देखा और आइटम्स को पढ़ा और लग रहा है कि हाँ, इन आइटम्स से हम जिस चीज को मेजर करना चाहते थे, ये आइटम्स जो है लगभग उसी तरीके से हैं और उसको मेजर कर रहे हैं। दूसरा जो वैलिडिटी का क्राइटेरिया हो सकता है वो दैट इज कॉल्ड द कंटेंट रिलेटेड एविडेंस फॉर वैलिडिटी। It is of a measure considered the adequacy of representation of conceptual domains the test is designed to cover. Means जैसे for example अगर आप content related validity means जैसे
हेलो, या कंटेंट रिलेटेड वैलिडिटी मीन्स कि जैसे आपने जो आइटम्स बनाए हैं वो आइटम्स जो है जिस मेन डोमेन को आप कैप्चर करना चाहते हैं, उस आइटम जो है वो सारे उस मेन डोमेन और उसके सब डोमेन्स को अगर कवर कर रहा है, टेस्ट आर डिजाइन्ड इन दैट वे, so that represents the adequacy of the conceptual domain of the attribute or the performance or whatever you want to measure, mental ability, whatever you want to measure. Then the third one is called the criterion related evidence for validity. क्राइटेरियन, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कसौटी वैधता. कसौटी वैधता का मतलब है कि क्या किसी मेजर में किसी मापक या मापनी के प्राप्तांक उसी विषय की एक निर्णायक जो मानकीकृत मापनी है उससे सहमत है अथवा नहीं सहमत है. इट बेसिकली इट टेल्स अस हाउ वेल अ टेस्ट करस्पॉन्डेंट्स विद अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया. और इसको जांचने का एक इजी तरीका हो सकता है कि हम कुछ डिफाइंड क्राइटेरियन मेजर्स को लें और उन मेजर्स के अगेंस्ट हम देखें कि क्या हमारा जो टेस्ट है उस स्टैंडर्ड क्राइटेरियन के स्टैंडर्ड के अनुरूप है अथवा नहीं अनुरूप है. जैसे उदाहरण के लिए जैसे किसी कसौटी की वैधता हम प्रायः तब निर्धारित करते हैं जब किसी पूर्व स्वीकृत मापनी का कोई जैसे मान लीजिए उसका हम ज्यादा सरल या सहज विकल्प विकसित किया जाता है, तो हम पहले वाले के साथ उसको पहले वाले को क्राइटेरियन मान करके और उसका एक सरल या सहज रूप विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं. तो फर्स्ट वन विल बिकम द क्राइटेरियन वैलिडिटी फॉर द सेकेंड टेस्ट, जिसमें कि हम उसको थोड़ा इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस तरीके से क्राइटेरियन वैलिडिटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ वैलिडिटी, कि हमारे पास कुछ ऐसी कसौटियां या कुछ ऐसे क्राइटेरियन है या कुछ ऐसे पैरामीटर्स या स्टैंडर्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट हम अपने प्रेजेंट टेस्ट को देखने की कोशिश कर रहे हैं. देन अदर वन इज द प्रेडिक्टिव वैलिडिटी. प्रेडिक्टिव वैलिडिटी मीन्स द फोरकास्टिंग फंक्शन ऑफ अ टेस्ट. जो एक्चुअली टेस्ट है वो जो है वो कितना प्रिडिक्शन कर सकता है, आर अ फॉर्म ऑफ क्राइटेरियन वैलिडिटी. क्राइटेरिया बेसिकली क्राइटेरियन वैलिडिटी का ही एक फॉर्म है. बेसिकली क्राइटेरियन वैलिडिटी के दो फॉर्म्स होते हैं. वन इज कॉल्ड द प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, या जिसको हम कहते हैं पूर्व कथन या आगम कथन वैधता, और दूसरे को हम कहते हैं कॉन्करेंट वैलिडिटी या समवर्ती वैधता. जो क्राइटेरियन वैलिडिटी है हम इसको इन दो आधारों पर बांटते हैं. एक ये कि जो वर्तमान के मानदंड हैं उन मानदंडों के आधार पर ये टेस्ट क्या इंगित करता है, और एक ये कि उसकी भविष्य की स्थिति के बारे में वो क्या इंगित करता है. जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर हम कॉन्करेंट वैलिडिटी की बात करें, समवर्ती वैधता की बात करें, तो हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक प्रश्नावली का निर्माण किया जो कि सुनने से संबंधित जो है वो समस्याओं को जानने के लिए मतलब ऑडियोमेट्रिक एग्जामिनेशन वो एक टेस्ट निर्मित किया जो ऑडियोमेट्रिक एग्जामिनेशन करता है. ठीक, तो हम ऑडियो मतलब सुनने की जो क्षमता के क्राइटेरियन है, उन क्राइटेरियन के आधार पर हम इस टेस्ट को देख सकते हैं. आगम कथन या जो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है, वो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी इस बात को इंगित करती है कि जो बाद में जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि जो उदाहरण अभी हमने यहाँ पर भी नोट किया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी और स्कूल परफॉर्मेंस के बीच में हम कहें कि लर्निंग डिसेबिलिटी, मान लीजिए रीडिंग राइटिंग डिसेबिलिटी होगी तो स्कूल का परफॉर्मेंस, रीडिंग राइटिंग डिसेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी स्कूल का परफॉर्मेंस उतना ही कम होता चला जाएगा. सो क्या हमारा टेस्ट इस प्रेडिक्शन को कर पा रहा है? तो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एंड कॉन्करेंट वैलिडिटी आर द टू डायमेंशंस ऑफ क्राइटेरियन वैलिडिटी. फिर एक और तरह से हम वैधता को देखने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. मतलब जैसे कि हम साइकोलॉजी में जो भी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का अध्ययन करते हैं वो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट्स हैं, वो अमूर्त निर्मितियां हैं.
अब कंस्ट्रक्ट या निर्मित की बात करें तो अ कंस्ट्रक्ट इज डिफाइंड एज समथिंग बिल्ट बाय मेंटल सिंथेसिस. Construct validity is established through a series of activities in which a researcher simultaneously define sub-constructs and develop the instrument to measure this. Construct चूंकि अमूर्त निर्मितियां हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें पेन, या एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है जिसकी बात हम करते हैं वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ या सब्जेक्टिव वेलबींग या हैप्पीनेस. तो ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द कंस्ट्रक्ट्स जो कि अमूर्त है, जो एब्स्ट्रैक्ट है. और इनका मापन करने के लिए इनके मतलब उस कंस्ट्रक्ट की को हम पहले वैलिडेट करना पड़ेगा कि वो कंस्ट्रक्ट क्या है, और फिर हम उसका मापन कर सकते हैं. तो पहले हम ऐसे उस कंस्ट्रक्ट की एक कंसेप्चुअल डेफिनेशन बनाते हैं. इसीलिए जब हम कोई रिसर्च करने चलते हैं तो दो तरह से हम डेफिनेशंस बनाते हैं. कंस्ट्रक्ट की डेफिनेशन होती है और एक हमारी रिसर्च के हिसाब से उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होगी. तो कंस्ट्रक्ट की या जिसको हम कहते हैं संप्रत्यय, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, कि वो संप्रत्यय को की परिभाषित करते हैं. जैसे कि वो संप्रत्यय उसके जो कंपोनेंट्स हैं या उसके जो घटक हैं, उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर वो इस कंस्ट्रक्ट के साथ किस तरीके से रिलेट करता है. और जनरली हम इसको फैक्टर एनालिसिस जब हम करते हैं तो बेसिकली फैक्टर एनालिसिस इंश्योर्स द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. Construct related evidences for validity we can get through factor analysis. हम ऐसी परिकल्पनाएं बनाते हैं जिससे इस संप्रत्यय का मापन करने वाली दूसरी विधियों से सकारात्मक रूप से वो संप्रत्यय संबंधित है अथवा नहीं है, और इसका हम फिर परीक्षण करते हैं. और इसके लिए भी हम जो है वो दो तरीके के एविडेंस हमारे पास हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट एविडेंस और डाइवर्जेंट एविडेंस. कन्वर्जेंट एविडेंस यानी संश्रित वैधता. संश्रित वैधता का परीक्षण करते हैं, और यह परीक्षण जो संश्रित वैधता होती है, व्हेन अ मेजर कोरिलेट्स विद द अदर टेस्ट then it is believed that both test measures the same construct. मतलब हम अगेन अगर हम रिलायबिलिटी के कंटेक्स्ट में जाए, जहां पैरेलल फॉर्म्स बना करके या सेम मेजर को हम किसी दूसरे के साथ जब कोरिलेट कराते हैं और वो अगर प्रॉपरली कोरिलेट कर रहा है, तो हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने बिग 5 NEOPIR को लिया और उसमें एंजाइटी के उसमें कंपोनेंट्स है ना, न्यूरोटिसिज्म और एक्स्ट्रावर्जन. तो मान लीजिए उसका न्यूरोटिसिज्म का कंस्ट्रक्ट जो है वो दूसरे टेस्ट के साथ सपोज जो एंजाइटी का, जैसे बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, बैक एंजाइटी इन्वेंट्री है, उसके साथ कोरिलेट कराते हैं, और वो दोनों जो है वो कोरिलेट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये सेम कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है. ये इसको भी हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज व्हेन वी शो दैट अ टेस्ट measures the same thing as other tests used for the same purpose. First thing is this, and then the second one is when we demonstrate a specific relationship with that we can expect if the test is really doing its job. Interesting बात ये है कि जैसे first one is कि जब हम देखते हैं कि जो टेस्ट हम मेजर कर रहे हैं वो उसी चीज को मेजर कर रहा है जो कि दूसरा टेस्ट भी उसको कर रहा है, दोनों जो सेम पर्पस के लिए. जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि NEOPIR जो बिग 5 कोस्टा मैक्रा का टेस्ट है, उसमें न्यूरोटिसिज्म को मेजर कर रहा है, और बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री या बैक एंजाइटी इन्वेंट्री भी मे बी जो एंजाइटी का पार्ट है NEOPIR में, वो भी वही चीज मेजर करे, तो दोनों सेम पर्पस के लिए मेजर कर रहे हैं. वन थिंग. The second thing is कि when we demonstrate a specific relationship, we expect that if the test is really doing it, हम अगर किसी specific relationship को demonstrate करना चाहते हैं और टेस्ट हम ये expect करते हैं, प्रत्याशा करते हैं कि वो टेस्ट उस specific relationship को बताएगा. For example, कि जैसे जैसे न्यूरोटिक टेंडेंसीज बढ़ेंगी वैसे वैसे ओपननेस टू एक्सपीरियंस कम होगा, या जिसके जिसके में न्यूरोटिक टेंडेंसीज होंगी वो न्यूरोटिक टेंडेंसीज जो है लाइफ सेटिस्फेक्शन को या लाइफ सब्जेक्टिव वेलबींग को या हैप्पीनेस को कम करेंगी. तो हम ये रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वही रिलेशनशिप वो टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है. So this is called the convergent evidence for the criterion validity. Then the divergent experience evidence क्या हो सकता है? Divergent
जो एविडेंस होगा वो इट प्रोवाइड्स द एविडेंस दैट अ टेस्ट मेजर्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर टेस्ट। मतलब कि हमारा टेस्ट जो है वो बाकी सारे जो कंस्ट्रक्ट तो है, लेकिन वो इस कंस्ट्रक्ट को थोड़ा डिफरेंटली मेजर कर रहा है, जो कि अभी तक के अवेलेबल टेस्ट है वो उसको उससे ये थोड़ा भिन्न तरीके से मेजर कर रहा है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द एविडेंस दैट वी आर मेजरिंग अ यूनिक कंस्ट्रक्ट। ये इस बात का भी एविडेंस देता है कि हम शायद कुछ यूनिक कंस्ट्रक्ट मेजर कर रहे हैं। एंड इट शोज द टेस्ट मेजर्स ऑपरेशनली डिफाइन किया था कंस्ट्रक्ट को, ये वैसा ही मेजर कर रहा है। जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि हम जब डेफिनेशन बनाते हैं रिसर्च करने के पहले, तो हम दो तरह से डेफिनेशंस बनाते हैं कि ठीक है, दिस इज द conceptual definition of the construct and this is the operational definition of the construct। suppose हम अगर कुछ कल्चरल वेरिएंस को देखने की कोशिश करें, बहुत सारी चीजें यूनिवर्सल नहीं होती हैं, वो कल्चरल या सोशियो कल्चरल या एक्सपीरियंशियल इन्फ्लुएंसेस उस पर हो सकते हैं, तो वो टेस्ट जो है वो हो सकता है कि कुछ डिफरेंटली मेजर करे। तो हम कंस्ट्रक्ट वही है, लेकिन उसके कुछ यूनिक डायमेंशंस हो सकते हैं। तो डाइवर्जेंट एविडेंस हमें उन डायमेंशंस को इंगित कराते हैं, तो ये भी वैलिडिटी के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे थे आइटम रिस्पांस थियरी वगैरह की, तो वहां पर जब हम आते हैं तो अभी हम लोग जो उसमें बात करेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस एंड मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस, अगेन चूंकि फैक्टर एनालिसिस को समझने और जानने के लिए भी पूरा एक अलग से देयर शुड बी एन एंटायर lecture on factor analysis to understand how factors are emerged, what kind of higher level statistics could be done, can be done for factor analysis। factor loading क्या होती है, उसके rotations किस तरीके से होते हैं, उसके लिए बहुत लंबे चौड़े उसकी जरूरत है। शायद इस एक छोटे से लेक्चर में उसको समावेशित करना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग। कारक वैधता को अगर हमें समझना है तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में एक ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हम जिन संप्रत्तियों का मापन करना चाहते हैं, चूंकि उनमें से ज्यादा संप्रत्ति ऐसे होते हैं जो अप्रेक्षणीय है। अप्रेक्षणीय मतलब अनऑब्जर्वेबल है, और हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं, परिकल्पनात्मक कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, इसलिए उनका हम कोई डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए किसी इंडिविजुअल का आप जिस तरीके से हाइट और वेट का, इवन बॉडी मास इंडेक्स का भी डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, बट उसके आईक्यू का, उसके एप्टीट्यूड का, उसके एटीट्यूड का, उसके पर्सनालिटी का आप कोई बहुत डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसके बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस के आधार पर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट यस दीज थिंग्स आर देयर इन दैट पर्सन। सो मनोवैज्ञानिक जो भी परीक्षण है उनमें हम जो कुछ भी अप्रत्यक्ष रूप से, बिहेवियरल भी क्या है, कंस्ट्रक्ट है, उसका मैनिफेस्टेशन है, उसका वो प्रकट कर रहा है अपने बिहेवियर के माध्यम से। अच्छा, अब जब बिहेवियर के माध्यम से प्रकट करेगा तो उसमें भी कल्चरल, सोशल, एक्सपीरियंशियल फैक्टर्स आर देयर। सो उसका भी कोई एक पैरामीटर नहीं है कि हाँ ऐसी स्थिति होगी तो यही बिहेवियर घटित होगा। तो इसलिए जो कुछ भी हम करते हैं वो क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली हम डिफरेंट इंडिकेटर्स के माध्यम से हम कंस्ट्रक्ट को मापने की कोशिश करते हैं। कारक विश्लेषण या जो फैक्टर एनालिसिस है वो क्या करता है, वो अंतर्निहित संप्रत्यय के वैकल्पिक संलग्नक जो होते हैं, जो उनमें जो अल्टरनेटिव उसके जो इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर्स में एक तरीके की संगतता या उनमें एक तरीके का जो कंसिस्टेंसी होती है या उसमें जो रिलेशनशिप होता है, उसका वर्णन करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है। सो अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर एनालिसिस क्या है, जहां पर कि हम जो हम टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं, उन नंबर ऑफ आइटम्स को हम रिड्यूस करके और उसको, उन नंबर ऑफ आइटम्स को रिड्यूस करके हम डिफरेंट फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसके द्वारा हम ये कहते हैं कि ये उस अप्रत्यक्ष कंस्ट्रक्ट को इंडिकेट करते हैं जिनको कि हम मापन करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है,
लेकिन ये अब रिड्यूस कैसे करेंगे, इसके लिए हायर लेवल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत होती है। ये जो जैसे जो भी हमने आइटम्स या प्रश्न रखे हैं उनकी अनुक्रिया, जो अनुक्रिया रिस्पॉन्सेज दिए जा रहे हैं उनके बीच का जो अंतर संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है, उस इंटर रिलेशनशिप का उपयोग हम करते हैं फैक्टर्स को बनाने के लिए, फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फैक्टर एनालिसिस करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है, इंटर आइटम कोरिलेशन निकालना होता है। हर आइटम का पहले हम आइटम टोटल करते हैं और उस आइटम टोटल के बाद से उस आइटम टोटल से हर आइटम के बीच का जो कोरिलेशन है उस कोरिलेशन को निकालने की कोशिश करते हैं। और इसी वो वही प्रक्रिया है जहां वो इतनी प्रक्रिया वही है जहां तक कि हम आइटम डिफिकल्टी या आइटम डिस्क्रिमिनेशन के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं लगभग वो वही है। अब इसके बाद से जो आइटम जो है हाईली कोरिलेट हो रहे होते हैं उन आइटम्स को हम रिटेन करते हैं और उसके बाद से फिर फैक्टर एनालिसिस करते हैं, जिसमें भी रोटेशन की डिफरेंट टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। सो प्रश्नों की या पदों की अनुक्रिया में अंतर संबंधों की जो बनावट है उनका उपयोग करके हम विश्लेषण करके उन आइटम्स को समूहों या कारकों में के रूप में रखते हैं जो एक ही विषय वस्तु का मापन करते हैं और इस प्रकार से ये प्रत्येक कारक दूसरे कारक से अलग होता है। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम वेलबींग को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं और वेलबींग के हमने दो एस्पेक्ट लिए, एक एस्पेक्ट है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव अफेक्ट और दूसरे को हमने कहा नेगेटिव अफेक्ट, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक के रूप में हमने कुछ प्रश्न चुने और उन प्रश्नों के आधार पर हमने कुछ आइटम बनाए और उन आइटमों के आधार पर हमने ये सोचा कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव को असेस कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही होंगे। लेकिन जब हम कारक विश्लेषण करते हैं तो कारक विश्लेषण में हमें पता चलता है कि जो हमने दो सुस्पष्ट समूहों में जो हमने बांटा था वो वाकई में कारक विश्लेषण में वैसे दो सुस्पष्ट समूह नहीं बन रहे हैं, बल्कि वो उसमें और कई समूह बन रहे हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी बन रहे हैं जो न पूरी तरीके से सकारात्मक है और न पूरी तरीके से नकारात्मक है। तो ये जो चीजें उभर करके आती हैं ये फैक्टर एनालिसिस के द्वारा आएंगी। फैक्टर एनालिसिस करने के लिए भी जैसे मैं आपको एक बस इंडिकेशंस यहाँ पर दे देती हूँ। जैसे फैक्टर एनालिसिस करते हैं तो हम फैक्टर रोटेशन करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, एक दो का नाम मैं ले सकती हूँ। जैसे कि वेरिमिक्स रोटेशन हम करते हैं, रोटेशन करके मतलब उन सारे फैक्टर्स को एक उस पे रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स एक साथ मिलकर के एक तरीके के चंक का निर्माण कर रहे हैं और फिर आइटम्स की फैक्टर लोडिंग के आधार पर हम उनकी जो आइटम्स एक तरीके के उस पर लोड कर रहे होते हैं उनको हम एक जगह रख करके वो एक फैक्टर बनता है। और इसी तरीके से हो सकता है 2-3 फैक्टर्स बने और उसको स्क्री प्लॉट पर देखते हैं, जो 1 के ऊपर के जो होते हैं उनको हम रखते हैं, स्क्री प्लॉट बनता है और उसके आधार पर फिर फैक्टर लोडिंग देखते हैं और फैक्टर लोडिंग के आधार पर हम फाइनल फैक्टर्स देखते हैं। एज अ रिसर्चर फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि उन फैक्टर्स को हम कैसे फैक्टर नेमिंग करेंगे। तो फैक्टर एनालिसिस अपने आप में एक पूरी प्रक्रिया है और लंबा प्रोसेस है। यहाँ पर चूंकि हमें केवल साइकोमेट्रिक्स के बहुत सारे एस्पेक्ट पर बात करनी थी, तो इसलिए फैक्टर एनालिसिस पर शायद अलग से बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज्यादा बेहतर होगा, रादर देन कि हम अभी जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे पहले हम इसको कंप्लीट करें। फैक्टर एनालिसिस के अलावा साइकोमेट्रिक्स में एक और इम्पॉर्टेंट चीज अगर टेस्ट डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में बात करें तो दैट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। Multi-dimensional analysis is used to find out the several latent dimensions in the defined items of test. It is also a higher level of statistical analysis used in research. अभी जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं उसमें हम लोग मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस की ही बात करते हैं। मतलब अब इस समय में प्रेजेंटली साइकोलॉजिकल रिसर्चेस में साइकोमेट्रिक्स में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक है फैक्टर एनालिसिस और दूसरा है मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस में जैसे आपने जो SCM सुना होगा, सीक्वेंशियल इक्वेशन मॉडलिंग करते हैं, तो वो इक्वेशनल मॉडलिंग जो है
वो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस है कि कौन कौन से लेटेंट वेरिएबल्स हैं, उसमें किस तरीके से मॉडल फिट बन रहा है, और वो हम अपने जब हम कोई नए मॉडल्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं किसी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में, तो वो उसके लिए हमें मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस की जरूरत होती है। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल यू हैव हर्ड अबाउट द path analysis, you may have a data structural equational modeling, path analysis, इन सब का उपयोग जो है वो मल्टीवेरिएट डिस्क्रिप्टिव मेथड्स के रूप में किया जाता है, basically to simplify the large amount of data. So basically all these are the allow the statistically sophisticated models to be fitted to data and tested to determine if they are they fit in adequate ways to the major data pool. तो अगर हमारे पास बहुत बड़े अमाउंट में डेटा होता है, अभी जिस तरीके से हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके के सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनका वहां पर हम लार्ज अमाउंट में डेटा लेते हैं और उस डेटा को फिर अगर हमको मल्टी जैसे जब आप अब रिसर्चेस करते हैं तो उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स में किस तरीके के पाथ बन रहे हैं या वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं या क्या इक्वेशंस बना रहे हैं, इन इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए भी मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस की जाती है, जिसमें ज्यादा कॉमनली जो साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स में साइकोलॉजिकल वर्ड में यूज हो रही है वो है SEM या स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग या पाथ एनालिसिस. सो मैंने अभी जो आपसे डिस्कस किया वो बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ वेरी बेसिक्स ऑफ साइकोमेट्रिक्स, जिनकी मैं आपसे चर्चा मैंने आपसे की है, और देयर आर सो मेनी थिंग्स which are not included in this presentation. One is the ways how factor analysis can be done, क्योंकि वो उसके लिए एक बहुत लंबा चौड़ा अलग से एक उसकी जरूरत है, और फैक्टर एनालिसिस फैक्टर्स कैसे इमर्ज करते हैं, कैसे किया जाता है, क्या स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स होते हैं, उसके लिए आपको अलग से फैक्टर एनालिसिस, और सेम इज विद मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस, चाहे आप SEM देखें या पाथ एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए एक अलग से उसकी जरूरत होती है, जिसको कि शायद इस प्रेजेंटेशन में वो करना पॉसिबल नहीं है. सो from my side this is all about the basics of psychometrics. Thank you so much. Thank you, Professor Dubey. In a short time, presented a detailed description of the psychometrics, and we are quite sure that the participants will get a significant knowledge and they will be able to use in their researches. So now I request the participants, if they have any query, they can ask the question to the resource person, and time is strictly allowed for 15 minutes only. In 15 minutes, you can get your question and answered by the resource person. Thank you. You can start. I think so. From behalf of the workshop committee, workshop family, I am thankful to you. I am presenting my thankfulness to you, Professor Dubey, and we are quite sure that we will meet again. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so much. Participants are requested to take 15 minutes gap, and just after 15 minutes, they must have to join the group. सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो न्यू लिंक उन्हें प्रोवाइड किया गया है मेल में, उसके थ्रू ज्वाइन करेंगे. आप थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लेके उस मीटिंग लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं. दिस मीटिंग इज ओवर नाउ. थैंक यू.